देखिए, मौसम से जुड़ी गुड न्यूज अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको देने वाली हूं, लेकिन मौसम की जुड़ी हुई मानसून की गुड न्यूज दीपिका बताएंगी कि मानसून कहां पे पहुंचने वाला है ना। बिल्कुल, देखिए इन दिनों देश के कई राज्यों में मानसूनी हवाएं बारिश की बौछार से भीग रही हैं, जिनकी तस्वीरें देखकर ही ठंडक का एहसास हो रहा है। तो आप भी देखिए कि उत्तर भारत में कहां पर बारिश आने वाली है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर को भीषण गर्मी से राहत वाली गुड न्यूज दी है। मौसम विभाग का कहना है कि एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में तापमान कम करेगा। हालांकि तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आएगी, लेकिन गर्मी और लू से राहत जरूर मिल सकेगी। राजधानी दिल्ली समेत आसपास के अन्य राज्यों के लोगों को भीषण गर्मी का लगातार सामना करना पड़ रहा है। लू की थपेड़े लोगों को इस कदर परेशान कर रही है कि घर से बाहर निकलना लोगों का बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए एक राहत की खबर, और राहत की खबर ये कि आज शाम होते होते एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा बदलाव आएगा, जिसकी वजह से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जरूर हो सकती है और तापमान में भी थोड़ी गिरावट आएगी। मौसम विभाग की माने तो आज देर शाम तक या कल तक बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आने से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राज्यों में गर्मी से राहत मिल सकती है। आज हम अनुमान लगा रहे हैं थोड़ा बहुत क्लाउडी एटमॉस्फेयर हो जाएगा, हल्का फुल्का रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने के कारण टेम्परेचर्स में स्लाइट गिरावट आएगी। इसके लिए आज हमारा जहां के लिए पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट है। कल से वो फर्दर इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन फिर भी अभी जैसे सीजन चल रहा है ऐसा सिग्निफिकेंट रेनफॉल तो होगा नहीं। टेम्परेचर्स 40+, 42+ रहने का मान रहेगा। मौसम विभाग आज और कल होने वाली बारिश को प्री मानसून एक्टिविटी से जोड़कर देख रहा है। हालांकि प्रचंड गर्मी से तात्कालिक राहत होगी, इसके बाद वापस लू और गर्मी का दौर शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी राज्यों में जहां 27 से 30 जून के बीच बारिश होने की उम्मीद है, उनमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर पश्चिम भारत के रास्ते दिल्ली में मानसून की एंट्री हो सकती है, और तब सही मायने में लोगों को प्रचंड गर्मी से राहत मिल सकेगी। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दक्षिण भारत में 28 मई को मानसून आया था और उसके बाद उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ा और अब पश्चिम की तरफ यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात में डेरा डाले हुए है, और माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द उत्तर में भी पहुंचने वाला है। बिल्कुल, अगले 10 दिन पूरे देश के मौसम का जो मिजाज है वो बदलने वाला है। जाहिर है जहां मानसूनी बादल पहुंच रहे हैं, गर्मी से राहत की सौगात दे रहे हैं। उत्तर भारत के राज्यों में भले ही इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि अगले 10 दिनों में मैदानी इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है। यूं तो इस वक्त पारा 7वें आसमान पर है, लेकिन मानसून आने से उत्तर भारत के राज्यों की तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि मानसून का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। मानसून का इस वक्त महाराष्ट्र और गुजरात में डेरा है और माना जा रहा है कि ये मानसून अगले कुछ ही दिनों में उत्तर भारत के राज्यों में भी पहुंच जाएगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से मानसून के तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके चलते पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जल्द ही प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। ऐसे में अगले 10 दिनों में उत्तर मैदानी इलाकों के कई हिस्सों में मानसून के बादलों की दस्तक हो सकती है। ह्यूमिडिटी थोड़ा पेनिट्रेट करेगा ईस्ट इंडिया में, तो इसके चलते थोड़ा बादल और बारिश होने का भी पॉसिबिलिटी है, तो हीट वेव डिक्रीज करेगा। मगर जो कोर हीट वेव का जोन है उत्तर प्रदेश, यहाँ दोनों तरफ से ही बहुत ज्यादा सिग्नल नहीं मिल रहा है कि हीट वेव का स्थिति कम होने का। यहाँ अगले 3 से 4 दिन तक रेड अलर्ट जारी रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे जब ईस्टर्लीज पेनिट्रेट करेगा तो पहले ईस्ट यूपी फिर वेस्ट यूपी में थोड़ा टेम्परेचर गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही बताया गया कि मध्य प्रदेश में 20 जून तक मानसून की एंट्री हो सकती है और 25 जून तक मानसून पूरे एमपी को कवर कर लेगा।
साथ ही 20 जून तक बिहार और झारखंड में भी मानसून के पहुंचने का अनुमान है और फिर 25 जून तक उत्तर प्रदेश में मानसून आ सकता है। इसके बाद 26-27 जून को दिल्ली में मानसून की एंट्री का अनुमान है। बारिश जरूर हो सकती है। प्री मानसून शावर्स जो बोलते हैं, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण अगले 3 से 4 दिन तक हमारी उम्मीद है साउथ वेस्टर्ली विंड्स रहेगा, जिसके चलते बादल होगी, छुट-फुट बारिश होने का भी पॉसिबिलिटी रहेगा। ये बहुत, जिसके चलते हम इतना हीट वेव को रिड्यूस कर रहे हैं, वो क्लाउडिंग और थोड़ा बहुत रेन का भी है। और ये जो उमस भरी गर्मी जिसको आपको डिस्कम्फर्ट महसूस हो रही है, वो यही सिग्नेचर दे रहे हैं कि आपका मॉइस्चर इस एरिया में बढ़ रहा है। जाहिर है मानसून आने से पहले उत्तर भारत में प्री मानसून की एक्टिविटीज साफ नजर आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि मैदानी इलाकों में अगले 1-2 दिनों में बारिश से लोगों को गर्मी और हीट वेव से थोड़ी ही सही लेकिन राहत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अगर मैदानी इलाकों में हम लोगों को बारिश का इंतजार है, पहाड़ों का भी बुरा हाल है, वहां भी बौछारों का इंतजार किया जा रहा है। देखिए, प्री मानसून से पहले फिलहाल तो यहाँ कई इलाके लू की चपेट में और बहुत बुरा हाल है। तो फिर चलिए आपको दिखाते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू के ताजा सूरत हाल और आने वाले दिनों में बारिश की क्या स्थिति बन रही है। गर्मी की तपिश से केवल मैदानी इलाके ही नहीं बल्कि पहाड़ भी तप रहे हैं। आलम यह है कि ठंडक देने वाले ये पहाड़ी अंचल इन दिनों लू के थपेड़ों से लोगों को हलकान कर रहे हैं। जहां उत्तराखंड में अभी तक रेनफॉल एक्टिविटी कम होने से तापमान में लगातार इजाफा हो रहा था, वहीं बीते सोमवार से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बन जाने से राज्य का बढ़ता तापमान घटने के संकेत दे रहा है। उत्तराखंड मौसम विभाग के अनुसार टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जिलों में गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पश्चिमी विक्षोभ एक थोड़ा सक्रिय हो रहा है, उसकी वजह से जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो पूरे प्रदेश में ही जो करीब अनेक जगहों तक में वो मिलने वाली है 19 तारीख में। तो जब ये एक्टिविटी रहेगी तो इसकी वजह से आप देखेंगे जो तापमान है इसमें और जो कमी आएगी, 4-5 डिग्री तक मैं ऑन एन एवरेज बोलूँगा कि इतना कमी टेम्परेचर्स में कल जो है वो आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कल तो हीट वेव कंडीशन या इस तरह की चीज़ें खत्म हो जाएंगी, परंतु साथ में ये देख रहे हैं कि जो तापमान है तब अब अगर मैं कल के बाद बात करूँ तो ये अब 38-39 इससे ऊपर नहीं जाने चाहिए। तो हीट वेव कंडीशन वाली बात अब नहीं रहेगी, चाहे वो हिल्स की बात करें वहां भी 30 से कम ही रहेंगे। ये गर्मी से राहत की उम्मीद तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को भी है। बात करें हिमाचल की तो यहाँ के 9 जिले इन दिनों लू की चपेट में हैं। यहाँ के 7 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ज्यादा ही दर्ज किया गया। ऊना में सबसे ज्यादा 43 डिग्री तापमान रहा। वहीं सिरमौर जिले में आने वाला धौलकुआ गांव और बिलासपुर में 42 डिग्री तो हमीरपुर में 41 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। हालांकि अगले 2 दिनों में राज्य के मौसम विभाग ने यहाँ भी गर्मी से राहत के संकेत देते हुए कुछ जगहों पर बारिश के आसार जताए हैं। आसमान से बरस रही आग में जम्मू कश्मीर का जम्मू संभाग भी सुलग रहा है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो आज से यहाँ भी कुछ जगहों पर गरज के साथ आसमान से राहत की बारिश होने के पूरे आसार हैं। बता दें कि कठुआ में अभी तक अधिकतम तापमान 49.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। यहाँ 12 जून को पारा 48.1 डिग्री था। जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी और पुंछ जैसी जगहों पर लू ने काफी परेशान किया हुआ है। ऐसे में अभी तक पूरे जम्मू संभाग में तापमान 44 डिग्री से ऊपर ही है। मौसम विभाग की माने तो मानसून आने से पहले इन सभी पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ का साया रह सकता है। आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, जिस वजह से प्री मानसून की बौछार इन राज्यों में कई जगह पर हो सकती है, जो गर्मी से धधकते पहाड़ों को शांत करेगी। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए पहाड़ से उतरते हैं उत्तर प्रदेश की धरती पर। यहाँ गर्मी पूरे शबाब पर है। कई जिलों में 45 से पार तापमान चला गया है। हालांकि कल वाराणसी में हल्की फुल्की बारिश हुई थी। आपको दिखाते हैं बनारस के नमो घाट का सूरत हाल, जहां पर्यटकों की संख्या काफी कम है। जो आ भी रहे हैं वो गमछे और छाते का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो गमछा लगाया उससे राहत मिल रही है? हाँ, ये ओढ़ने पर राहत तो मिल रही है, लेकिन क्या करें, गर्मी में भी आना बहुत जरूरी है यहाँ पे। अच्छा, क्यों यहाँ घूमने आए थे यहाँ पे। हाँ, उम्मीद नहीं थी गर्मी होगी। हाँ, नहीं थी, पर होने तो लगी। हाँ।
अब क्या करें हम लोग, अभी गमछे का सहारा लेना पड़ रहा है। हाँ, सहारा तो लेने पड़ेगा। तो हल्की बारिश तो हुई है, तापमान में थोड़ी गिरावट भी आई है, लेकिन उतनी शायद नहीं आई। देखिए लोग छाता लेकर भी आ रहे हैं यहाँ पर, गर्मी इतनी है। मैडम गर्मी बहुत है, आप लोग छाता लेकर आए हैं यहाँ पर, क्या कहेंगी, गर्मी ज्यादा लग रही है? हाँ लग रही है, तभी ना छाता लेकर आए हैं। तो पर्यटक हैं आप लोग, घूमने आए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। देखिए छाते लिए हैं, गमछे लिए हैं, सामने की भी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कैसे जो है सर को कवर किए हुए हैं। आइए आगे लेकर चलता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए तमाम पर्यटक हैं, यहाँ पर माँ गंगा की भी तस्वीरें आपको दिखाऊं। यहाँ पर देखिए माँ गंगा हैं और लोग बड़े बड़े दूर से यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाते चल रहे हैं। अरे गर्मी है बहुत, छाई में खड़ी हैं आप। हाँ। गर्मी लग रही है, गर्मी ज्यादा हो रही है। हाँ, गर्मी है। हाँ, गर्मी है। ये देखिए आप यहाँ पर सामने की तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से छाते लिए हैं लोगों ने, खुद को कवर किया हुआ है। अरे आप ये क्या गमछा लगाए जनाब, गर्मी ज्यादा लग रही है? छोटू गर्मी घाम लग रहा है। क्या लग रहा है? गर्म लग रहा है, धूप लग रहा है। देखिए धूप लग रही है तो लोग अपने आप को कवर किए हैं। छाते में भी पर्यटक यहाँ पर आए हुए हैं। बनारस घूमने की जगह है, लोग आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मौसम जो है वो सिरदर्द बना हुआ है। लेकिन बड़ी बात ये, अच्छी खबर ये है कि मौसम विभाग के मुताबिक कल से परसों में तापमान में और गिरावट आएगी और कई जगहों पर बारिश के का भी अंदेशा है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव। मैंने सोचा आज लड़कियों को जुहू बीच की सैर कराएं, मुंबई लिए चलते हैं। रिमझिम बारिश हो रही है, मौसम सुहाना है और बहुत मजा आ रहा है। काश हम भी मुंबई जा सकते हैं। बहरहाल राहत भरी बारिश और अच्छे मौसम के बीच सैलानी यहाँ मस्ती के मूड में है। मौसम विभाग का अनुमान है कि यहाँ पर तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश होगी। आपको बताएं कि खुशनुमा माहौल यहाँ का हो चुका भले है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी मिली है, ये कहा गया है कि आने वाले 48 घंटों में बहुत ही तेज रफ्तार से, यानी जो वर्तमान जो रफ्तार होती है उससे ज्यादा रफ्तार से जो है यहाँ पर बारिश हो रही है। और मुंबई नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई जगहों पर बारिश होने वाली है। तो बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही घर से निकले। लेकिन जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, वो ये भी है कि भैया बारिश तो मुंबई में आ गई और थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया। अब घर से बाहर निकलने का सबका जी चाह रहा है, थोड़ा बहुत और आ जाए तो बस फिर मजा ही आ जाए। तब तक हाँ क्या भैया, कितने दिन से यहाँ कर रहे हो काम? मैं 6 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, अब तो बारिश आ गई, इतने सारे लोग जो हैं यहाँ पर आ गए हैं, मजा आ रहा है? जी मजा आ रहा है ना, अभी बारिश मौसम थोड़ा चेंज हो गया है ना। चेंज हो गया ना? हाँ। अच्छा, भीड़ बड़ी है लोग जो आते हैं? हाँ जी, बहुत काफी भीड़ रहती है। चलो बढ़िया बढ़िया। तो देख रहे हैं ये सालों से लोग धंधा करते हैं और कहीं ना कहीं जो एक तमन्ना होती है यहाँ पर आकर पूरी हो जाती है। हर कोई शांत रहता है, कोई फैंस के साथ, कोई दोस्त के साथ यहाँ खेलता है। ये वही मुंबई का जुहू बीच इलाका है जहाँ पर आसपास बॉलीवुड के भी तमाम सितारे रहते हैं और कई सितारे, स्पेशली अगर हम अक्षय कुमार जी को जोड़ें तो वो खुद भी यहाँ पर मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं। तो बस मिला जुला के कहानी ये है कि हर घर में, हर किचन में अब बढ़िया गर्मा गर्म पकौड़ी के साथ चाय जो है बन रही है और उसका आनंद लिया जा रहा है। कैमरामैन अनिकेत चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। देखिए, वहीं मुंबई में भले ही मानसून ने दस्तक दे दी है, मगर उम्मीद के मुताबिक यहां अभी बादल बरसे नहीं हैं, जिसे वो मानसून वाली फील अभी महसूस नहीं हो पा रही है। क्योंकि मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली झीलें फिलहाल पानी को तरस रही हैं। ऐसे में मुंबईकर्स को भी अच्छी बारिश का बेसब्री से इंतजार है। ये माया नगरी मुंबई है। इस शहर की रफ्तार की तरह ही यहाँ का मौसम भी बदलता रहता है। कभी धूप तो कभी छाया, कभी बारिश तो कभी बादलों का डेरा। इस साल भी मुंबई में मानसून की दस्तक हो गई है। हालांकि अभी मुंबई में झमाझम बारिश का इंतजार है, लेकिन आसमान से गिरती फुहारों ने मुंबई को राहत देना शुरू कर दिया है। राहत इस बात की भी है कि यहाँ मानसून की बारिश से मुंबई की प्यास बुझ सकेगी। गर्मी की वजह से थोड़ा तो तकलीफ हो रहा है, लेकिन बहुत इंतजार है क्योंकि बारिश के मौसम में ही मुंबई और महाराष्ट्र खूबसूरत होता है। बारिश आना जरूरी है, तो कैसा है, झील, ये सब समुंदर, मतलब सब एकदम भर जाएगा तो फिर पानी भी टाइम टू टाइम आ जाएगा व्यवस्थित। चूंकि मुंबई में जितने भी पीने के पानी के जल स्रोत हैं, उनमें मौजूद पानी का स्तर कम हो गया है,
लेकिन उम्मीद है कि बारिश के मौसम में इन जलाशयों में न सिर्फ पानी इकट्ठा होगा, बल्कि मुंबई वासियों के पीने के पानी की समस्या का समाधान भी हो जाएगा। मानसून विभाग के अनुसार अभी हमारे पास पूरे 4 महीने हैं। 4 महीनों में इतनी ज्यादा बारिश होगी कि सातों झीलें लबालब भर जाएंगी। मौसम विभाग का ये भी मानना है कि इस बार मुंबई में बारिश पहले के मुकाबले और भी ज्यादा होने की संभावना है। जो मानसून की वर्षा होने वाली है वो सामान्य से अधिक होने वाली है। अभी मानसून की शुरुआत हुई है। जब भी मानसून ऑनसेट होने के बाद थोड़ा सा विंड्स काम हो जाते हैं, इसके वजह से थोड़ा लल आ जाता है। लेकिन अभी जो है सिचुएशन, जो विंड्स है मॉडरेट है और स्ट्रेंथनिंग हो रहे हैं, तो डेफिनेटली 20 तारीख के बाद मानसून अच्छा जोर पकड़ लेगी। कुल मिलाकर मुंबई में अगले कुछ ही दिनों में मॉनसून झूम के आने वाला है और मुंबई में राहत की बारिश होने वाली है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हाय हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी सिर्फ हम इंसानों को नहीं बल्कि जानवरों को भी परेशान कर रही है। तस्वीरें दिखाती हूँ गुजरात के अमरेली की, जहां गर्मी से देखिए हताश परेशान दर्जन भर शेर जंगल छोड़कर माइंस वाले इलाके में आ गए हैं और बाबरकोट गांव के माइंस वाले इलाके को शेरों ने अपना घर बना लिया। यही शेर और शावक रहते भी हैं और पानी की तलाश में इधर उधर भटकने भी निकल जाते हैं। ऐसे में लोग शेरों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि शेरों की सुरक्षा को ख्याल में रखते हुए उनके रहने के लिए जंगलों में बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए ताकि वो रिहायशी इलाकों में न आए। और अब आपको पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम लिए चलते हैं, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते उत्तरी सिक्किम में जगह जगह लैंडस्लाइड और सड़कें टूटने से करीब 1200 से 1500 पर्यटक फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए सेना, बीआरओ और सिक्किम सरकार की एजेंसियां जुटी हुई हैं। इन्हीं एजेंसी की कोशिशों का नतीजा है कि 50 सैलानियों को सही सलामत निकालकर गैंगटॉक जो है वो पहुंचा दिया गया है और अभी भी बाकी बचे हुए पर्यटकों को निकालने का काम लगातार जारी है। कुदरती आपदा से जूझ रहे सिक्किम में फंसे सैलानियों का रेस्क्यू युद्ध स्तर पर जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, बीआरओ और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर सेना की त्रिशक्ति कोर के जवान हर एक जिंदगी को बचाने में शिद्दत से जुटे हैं। जानकारी के मुताबिक सिक्किम में लैंडस्लाइड और बारिश की वजह से प्रशासन मंगल जिले के लाचुंग और आसपास के इलाकों में फंसे 1200 से ज्यादा पर्यटकों को अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है। एसडीएम विष्णु लांबा के मुताबिक रेस्क्यू किए गए लोग मगन से राजधानी गैंगटॉक पहुंचे और वहां से अपने अपने घरों के लिए रवाना हो चुके हैं। 12 तारीख को नॉर्थ सिक्किम में घूमने गए। 12 तारीख को ही यहाँ पर रोड डैमेज हो गई, जिसकी वजह से जब हम लौट रहे थे तो हमें आगे रास्ते से वापस लौटा कर गुरुद्वारे में होल्ड किया गया और वहीं पर हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं दी गई और उसके बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हम लोगों के लिए रोड, वैकल्पिक रोड तैयार की गई है, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे और अब अपने अपने घर जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बीआरओ ने चुंगथांग और मानुल में पर्यटकों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया। बुजुर्गों को प्राथमिक चिकित्सा और सहायता दी गई। हम लोग झारखंड से यहाँ पर सिक्किम के लाचुंग और 0 पॉइंट हम लोग घूमने आए थे लगभग 8 से 10 दिन पहले, लेकिन बारिश इतनी जोर से होने की वजह से हम लोग का कनेक्टिविटी बहुत लॉस्ट हो चुका था। बहुत जगह लैंडस्लाइड की वजह से हमारा कनेक्टिविटी लॉस्ट होने की वजह से हमारे बीआरओ टीम ने बहुत तेजी से हमारे लिए रास्ता निकालते हुए आज हम लोग रेस्क्यू करके हमें सेफ पहुंचा रहे हैं। इसके लिए हम बीआरओ को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं। प्रशासन का पूरा जोर इस वक्त सड़कों की मरम्मत पर है ताकि जल्द से जल्द प्रभावित इलाकों तक मदद पहुंचाई जा सके। We'll try to cover everybody. That is the effort that administration has made. We have to help everybody because the condition right now is that the roads are cut off, essential commodities, especially the perishable items are not available, though we have enough stock of essential services like rice and other essential commodities. We are there to provide support to all the people that were affected with this landslide. 12 जून की रात हुई मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से उत्तरी सिक्किम राज्य के दूसरे हिस्सों से कट गया। सिक्किम सरकार ने पर्यटकों को हेलीकॉप्टर से निकालने का इंतजाम भी किया। बागडोगरा में 6 MI हेलीकॉप्टर तैनात किए गए, लेकिन खराब मौसम की वजह से मंगलवार तक हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका, जिसके चलते सड़क मार्ग से बचाव कार्य शुरू किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। इस परिसर का निर्माण 455 एकड़ में 1749 करोड़ की लागत से हुआ है। बहरहाल विश्वविद्यालय में नेट जीरो परिसर का खुलना किसी ऐतिहासिक घटना से कम नहीं है। ये वही विश्वविद्यालय है जिसे 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने जलाकर नष्ट कर दिया था, जिसके बाद इतिहास के तमाम उतार चढ़ाव को देखने वाले इस विश्वविद्यालय में बनाए गए नए परिसर को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया, जिसकी खासियतें कुछ इस तरह से हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि 12वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था। राजगीर में विश्वविद्यालय का ये नया कैंपस अब राष्ट्र को समर्पित किया गया है, जिसके बाद करीब 815 साल बाद नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव वापस लौटा है। नए कैंपस में 40 नए क्लासरूम्स हैं। आधुनिक सुविधाओं से लैस नए कैंपस में 1900 छात्रों के एक साथ बैठने की क्षमता है। आज के उद्घाटन कार्यक्रम में 17 देशों के विदेशी मेहमान भी पहुंचे और नए कैंपस में 2 ऑडिटोरियम्स हैं, जिसमें 300 छात्रों की बैठने की क्षमता है। इसके अलावा 550 छात्रों का एक हॉस्टल भी है। कई सुविधाओं वाला इंटरनेशनल सेंटर, फैकल्टी क्लब और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है। पूरा का पूरा कैंपस नेट जीरो ग्रीन है, जिसमें सोलर प्लांट से बिजली और पानी की सप्लाई होगी। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना गया है। साल 2016 में नालंदा के खंडर संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित किया गया था। और हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर आई है। हरियाणा को पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिल गई है। बिल्कुल, देखिए यहां पर अच्छे खिलाड़ी तो पैदा होंगे ही, अच्छे कोच भी बनाए जाएंगे। सरकार के इस पहल से खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। हरियाणा की पहचान खेत खिलाड़ी और जवान से होती है। हरियाणा को खिलाड़ियों का हब भी माना जाता है। यहाँ खेल को न सिर्फ खेला जाता है बल्कि पूजा जाता है। कुश्ती, मुक्केबाजी से लेकर एथलेटिक्स तक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने परचम लहराया है। खिलाड़ियों को लेकर हरियाणा से एक गुड न्यूज आई है। हरियाणा को मिला है पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का तोहफा। ये खेल विश्वविद्यालय सोनीपत में बनाया गया है, जो 250 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें सबसे पहले जो शुरुआती तौर में वो जो बच्चे आते हैं 12th के बाद, उनके लिए 2 तरह का कोर्स शुरू किया गया। अभी उसमें बीपीएस है। बीपीएस में एक फेस टू फेस है और एक इंटीग्रेटेड कोर्स है। इसमें जो अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं वो अगर यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं आ सकते हैं तो उनके लिए सुविधा दी गई है। वो अपने सेंटर पर रह के या अपने जहाँ कैंप में है वो बच्चे वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं और एग्जाम भी ऑनलाइन दे सकते हैं। इससे उनको फायदा हुआ। उनको स्कॉलरशिप के लिए भी यूनिवर्सिटी प्रोत्साहित करेगी। बच्चों को बहुत अलग अलग तरह की सुविधा मिलेंगी, जैसे स्पोर्ट्स के थ्रू उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। स्पोर्ट्स में बहुत सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और अलग अलग तरह की जो ग्राउंड दे रखी जिसके थ्रू अच्छे से इक्विपमेंट दे रखे हैं जिसके थ्रू अच्छे से होगा। उत्साह, उमंग और जोश से भरपूर ये युवा खिलाड़ी सोनीपत के राई स्थित मोतीलाल स्पोर्ट्स स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ खेलों की पढ़ाई ही नहीं की जाती है। यहाँ से आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी मिलने की उम्मीद है। ये मेरा तो टारगेट ही है इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी होगी स्पोर्ट्स में, हरियाणा की नहीं, क्योंकि हम सेंट्रली प्लेस्ड हैं, हमारी लोकेशन अच्छी है, हमारा कैंपस अच्छा है इतना बड़ा और स्टेडियम्स हमारे अच्छे हैं। तो सिर्फ हमारा बच्चा अच्छा मिल जाए, खिलाड़ी तो हरियाणा में अच्छा होता ही है। और फिर एक लास्ट काम हमारा है कि अच्छे हम ट्रेनर अच्छे लाएं, टीचर अच्छे लाएं, कोच अच्छे लाएं जो उनको आगे कराएंगे और इनको नेशनल और इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स में आजकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनसे जोड़ें, क्योंकि स्पोर्ट्स साइंस में बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है। हरियाणा को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिलने से छात्रों की उड़ान को पंख लग गए हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले समय में इस स्पोर्ट्स फैक्ट्री से ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो देश के लिए मेडल्स की बौछार लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, चैनल का नाम गुड न्यूज और खेल के मैदान से भी गुड न्यूज आई है। जैवलिन थ्रो के मैदान से देश के लिए एक शानदार खबर आई है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से गोल्ड मेडल पर निशान लगाया है। नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में आयोजित पावो नूर्मी गेम्स में गोल्ड जीता। मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट में नीरज चोपड़ा ने 85.97 मीटर भाला फेंककर गोल्ड पर कब्जा किया। इस इवेंट में नीरज चोपड़ा ने 2022 में गोल्ड से वो चूक गए थे, आप सभी को याद होगा। दूसरे स्थान पर रहते हुए सिल्वर से ही संतोष करना पड़ा था, लेकिन 2 साल बाद
उन्होंने सिल्वर को छोड़ गोल्ड का हाथ फिर से थाम लिया है। पिछले साल चोट लगने की वजह से नीरज चोपड़ा इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं बन पाए थे, तो वहीं गोल्डन बॉय ने अगले महीने शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक से पहले गोल्ड जीतकर अपने फैंस को गुड न्यूज दे दी है। झांसी में बच्चों और नौजवानों ने मिलकर मलखंब का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एक साथ 350 से ज्यादा बच्चों ने मलखंब पर योग करके ये कीर्तिमान हासिल किया है। जी हां, इस कार्यक्रम में बच्चों ने मलखंब और रोप मलखंब के जरिए अलग अलग आसन और पिरामिड्स बनाए हैं। देखिए देसी खेस में योग का ये मेल। शक्ति और संतुलन का अद्भुत संगम है मलखंब। झांसी में जब एक साथ 350 बच्चों ने मलखंब पर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया तो एक नया विश्व कीर्तिमान बन गया। यूपी के संस्कृति विभाग ने झांसी मलखंब एसोसिएशन के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने मलखंब और रोप मलखंब के जरिए अलग अलग आसन और पिरामिड बनाए। आज हमने एक विश्व कीर्तिमान यहाँ पर रचा है और वो विश्व कीर्तिमान है 350 से अधिक मलखंब के खिलाड़ियों ने एक मंच पर एक साथ जो है अपनी यहाँ कला का प्रदर्शन किया है। हम उत्तर प्रदेश लोक जनजातीय संस्कृति संस्थान के माध्यम से जो हमारी अप्रचलित कलाएं हैं, विलुप्त होती कलाएं हैं, उनको विद्यार्थियों के बीच में, विद्यालयों में और जगह जगह ले जाना चाहते हैं। आज हमें बताने के लिए बहुत खुशी हो रही है कि मलखंब में पूरा जो 350 प्लस बच्चों ने जो सहभागियों में अपना शानदार प्रदर्शन किया है वो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में पहली बार हुआ है। सो दिस इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड और हमें राशि के सारे जनताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड पूरे विश्व में नहीं हुआ है। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में 5 साल के बच्चों से लेकर 18 साल के नौजवान शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बच्चों ने मलखंब और रोप मलखंब पर अपने अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं यहाँ पर अपना कंपटीशन कर पाई हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। 2 साल से मलखंब कर रही हूँ और ये आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इस कार्यक्रम के लिए झांसी के साथ साथ ललितपुर, छतरपुर और आगरा से भी बच्चे यहाँ आए थे। नौजवानों के बीच मलखंब को लोकप्रिय बनाने के लिए ये कार्यक्रम एक बेहतरीन पहल थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रतिभा के कमाल की एक और खबर राजस्थान से है। दरअसल जज्बा ना उम्र देखता है ना चुनौतियां, बस उसे एक बात दिखती है और वो है सफलता। राजस्थान के बाड़मेर से ऐसे एक जज्बे से लबरेज 40 साल की महिला की कहानी सामने आई है। ये कहानी है अनीता राठी की। 3 बच्चों की मां अनीता ने शादी के 22 साल बाद वेट लिफ्टिंग में करियर बनाया और सफलता का स्वाद चखा। अनीता ने हाल ही में अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 4था स्थान हासिल किया है। अब उनका सपना है कि वो 2025 में नॉर्वे में होने वाले इंटरनेशनल कंपटीशन में गोल्ड जीते। मुझे 40 के बाद जो होता है कि बीमारियां घेर लेती है औरतों को काफी हद तक, वो नहीं होना था और जिम वेट वैसे ही ज्यादा हो चुका था मेरा, तो उसी को कम करने के लिए पहले मैंने एरोबिक शुरू किया था और एरोबिक का यहाँ अच्छा सोर्स नहीं था, उस वजह से मैंने फिर जिम ज्वाइन करा। और जिम काफी करने के बाद वहां पर मेरा ट्रेनर था जो खुद पावर लिफ्टर है, करण जहांगीर, उसने ही सजेस्ट करा कि आप अच्छे से कर सकते हो वेट लिफ्टिंग, तो उसी ने ही मुझे सजेस्ट करा और मैं आगे बढ़ी। फिर पहली बार आप जब वेट लिफ्टिंग के बारे में अपने घर में बताया, परिवार में बताया, तो लोग भी शौक हुए होंगे क्योंकि बोले वेट लिफ्टिंग ये क्या? हाँ, वो बच्चे जरूर ये पावर लिफ्टिंग से शौक हुए थे कि मम्मी अब कैसे करेगी, बट मैंने ये करके दिखाया। फिर शुरुआती मेरे बहुत टफ रहे, पर ये था कि मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट किया। मुझे जो 4 बजे मुझे उठना था, ये उठाते थे मुझे और वॉक पे मुझे लेके जाते थे कि चलो वेट कम करना है, वॉक जरूरी है 1 घंटे की। और जो 24 घंटे जो थे वह मैंने पूरे उसका यूज करा है। घर का काम वगैरह, दोपहर का खाना, या दोपहर में मैं अकाउंट भी संभालती थी ऑफिस का, वो भी करती थी। रात को 12-1 बजे तक निपटा देती थी सब और फिर सोती थी। वही है कि थोड़ी बहुत अपनी नींद चुरा लो तो सब हो सकता है। और चलिए अब बात साइबर सिटी गुरुग्राम की कर लेते हैं, जहां ड्रोन के जरिए जरूरी प्रोडक्ट्स और मेडिसिन किट की डिलीवरी का ट्रायल किया गया।
वाकई में ये पहल कमाल की है। इससे जहां समय और पैसे की बचत हो रही तो वहीं ट्रैफिक जैम के झंझट से भी छुटकारा मिल रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो यहां आने वाले दिनों में कई चीजों की डिलीवरी इसी ड्रोन से हो सकती है। प्रोडक्ट्स की डिलीवरी में अब नहीं होगी देरी, ट्रैफिक जाम का भी नहीं होगा असर, वायु मार्ग से आएगा सामान समय पर और सीधे आपके घर होगी डिलीवरी, और ये सब कुछ संभव होगा ड्रोन के जरिए। बदलते युग में जिस तेजी से टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, उसमें भारत ने भी कई कीर्तिमान रचे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले भविष्य में तेजी से ड्रोन के जरिए हमारे जरूरी सामानों और प्रोडक्ट्स की डिलीवरी की जाएगी, और कई जगहों पर तो ऐसा हो भी रहा है। अब दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में भी ड्रोन का इस्तेमाल कुछ इसी तरह से किया जा रहा है। There's a lot of focus by the government on this particular sector to increase adoption of how drones can go and really transform logistics in healthcare, in e-commerce, in quick commerce, and even in agri-commodity. So we are working in these 4 sectors, and we are trying to create disruptions at a larger level, saving time, saving cost, saving environment to a larger extent. कुछ साल पहले इसकी कल्पना की गई थी, वो आज सच साबित हो रही है। ट्रैफिक जाम की समस्या से बचने और लोगों को समय पर दवाई मिले, इसके लिए ड्रोन सेवाएं शुरू हुई है। गुरुग्राम में ड्रोन के जरिए किराने के सामान से लेकर दवाइयां और हेल्थ प्रोडक्ट्स को पहुंचाया जा रहा है। ये इको फ्रेंडली भी है। गुरुग्राम की स्काई एयर ड्रोन लॉजिस्टिक कंपनी ने ये सेवा शुरू की है। केंद्र सरकार ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं ला रही है। सरकार की नमो ड्रोन योजना, लखपति दीदी योजना से देश के लाखों करोड़ों लोगों को फायदा हो रहा है। मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी ड्रोनों का निर्माण किया जा रहा है, जो प्रोडक्ट्स की डिलीवरी के साथ साथ खेती और बॉर्डर पर भी नजर रखने में काम आ रहा है। इसीलिए वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन शक्ति बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए हवा में उड़ती कार की बात करते हैं। हमारे पड़ोसी देश चीन में ड्रोन कार का ट्रायल किया गया। ये ड्रोन कार 25 मिनट तक उड़ान भर सकती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। और इतना ही नहीं, चीन के लोग तो इस नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। माना जा रहा है आने वाले वक्त में चीन का नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बन जाएगा। भीड़भाड़ वाले शहरों में छोटी दूरी तय करने के लिए ड्रोन टैक्सी काफी मददगार साबित होगी, क्योंकि इससे जाम से निजात भी मिलेगी और वक्त की बचत भी होगी। पैसों की बारिश करने के लिए दुनिया भर में मशहूर मनी प्लांट को अपने घर के कमरे में लखनऊ की एक महिला ने इस तरह से लगाया कि इसकी लंबाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। 38.4 फीट होने पर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इसे दर्ज किया। लखनऊ की इस महिला का नाम है सपना सोनी पोपली। उन्होंने देश का सबसे लंबा मनी प्लांट अपने बेडरूम में लगाया है। देश का सबसे लंबा मनी प्लांट लगाकर सपना काफी चर्चा में है। लेकिन सपना के मुताबिक जब उनके मनी प्लांट का रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ, उस वक्त इसकी लंबाई 38.4 फीट थी, लेकिन अब वर्तमान में ये 45 फीट का हो गया है। सपना का भी इसे और लंबा करने का इरादा है। हमारी सहयोगी शिल्पी सेन ने सपना सोनी पोपली से बातचीत की। इतना बड़ा मनी प्लांट तो हमने नहीं देखा, और जाहिर सी बात है ज्यादातर लोगों ने ही नहीं देखा, क्योंकि तभी आपका नाम रिकॉर्ड बुक में आया है। तो कैसे ये शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपने इसकी तैयारी की और कैसे आपने इतना बड़ा मनी प्लांट? ये जब 2020 में मैंने इस मनी प्लांट को अपने घर में लगाया था, और उस टाइम पे क्या आज भी पॉल्यूशन जैसे कि बहुत है, हर कोई बोल रहा था एयर प्यूरिफायर लाने के लिए, बट मुझे लगा कि एयर प्यूरिफायर लाने से बेटर है कि मैं अपने घर में पौधे लगाऊं। तो इसकी शुरुआत मैंने एज ए एयर प्यूरिफायर ही अपने घर में लगाया था। लगाते तो कई लोग हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये इतना बड़ा, तो ये कैसे करिश्मा हुआ, इतना बड़ा होता गया, आपने इसकी देखभाल की?
ये बड़ा तो देखो मेरा इमोशनल अटैचमेंट भी है इस पौधे के साथ, और क्योंकि मेरे बेडरूम में है तो मेरा हर खुशी गम सब इस पौधे को मालूम है, और हो सकता है वही उसका इमोशनल फूड रहा हो जिसकी वजह से ये इतना ग्रो हुआ। और दूसरा मैंने ये सुना था कि मनी प्लांट डायरेक्शन से बढ़ता है, जैसे जैसे हम उसको डायरेक्शन देंगे वो वैसे बढ़ेगा। तो मैंने ट्राई किया कि मेरा मनी प्लांट भी लंबा हो, तो इसीलिए मैंने उसको लेंथ की तरफ डायरेक्ट किया। ये रिकॉर्ड बुक में आपका जो दर्ज हुआ है वो कब दर्ज हुआ, और इसके लिए आपने क्या, आपको पता लगा कि इतना बड़ा मनी प्लांट कहीं नहीं है तो आपने उसके लिए अप्लाई किया? एक्चुअली मेरा बेटा अभी घर पे नहीं है, बट वो उसको इन सब चीजों का शौक है, तो वो उसने मुझे बोला कि मम्मी हम इसको रिकॉर्ड में डाल सकते हैं। एंड उस टाइम पे इस प्लांट की लेंथ 27 फीट थी। तो मैंने जब लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड को अप्रोच किया तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी आपका प्लांट छोटा है। तो फिर मैंने थोड़ा वेट किया और फिर आफ्टर 38.4 मैंने इसको रजिस्टर किया। कहते हैं जहां सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, और जहां प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। वाह 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 शगुफ्ता, क्या बात है। तो कहते हैं अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं एहसासों से बनते हैं। क्या बात है। देखिए, खामोश रहने का अपना ही मजा है। नींव के पत्थर कभी बोला नहीं करते। ओहो, इतने अच्छे विचार कहाँ मिलेंगे। इसके अलावा चाय पे आप, हम और हमारी अच्छी सी चाय, अच्छे से विचार और गुड न्यूज मौसम वाली। आइएगा जरूर, कल मिलेंगे 5 बजे चाय पर चर्चा में।